नमस्कार भाई और बहनों, मैं प्रोफेसर पंकज मिश्रा जीसीसी ओमकार नगर से। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाबा जी हैं जिनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। ठीक है, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। अब मैं इनको एंटरप्रेन्योर क्यों बोल रहा हूँ इनके बारे में भी सुन लो। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनका जन्म हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब आज की डेट में जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बड़े बड़े फिल्म स्टार इनके फ्रेंड हुआ करते थे हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, लाइक राज कपूर, किशोर कपूर, ऐसे कई सारे पहले के। हमको तो उनके बारे में पता नहीं। ऋषि कपूर के पापा लोग, ऐसा समझ लो, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर के दादाजी, इन लोगों के साथ में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। और यहाँ पर आकर इन्होंने एक बिजनेस चालू किया। पहले ये जो बिजनेस करते थे वो मसाले का ही बिजनेस था। आज के इसमें तो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत एक्सपांड हो गई है, पर जब ये नए नए आए ना, तब घोड़ा गाड़ी में अपने मसालों को लेकर बेचा करते थे। और उस समय इनकी जो दुकान लगी थी, सबसे पहली दुकान दिल्ली में, उसका नाम था महाशय धर्मपाल दी हट्टी। H स्टैंड्स फॉर हट्टी। हट्टी का मतलब होता है आजकल नहीं क्या, एक छोटी सी टपरी या एक कियोस्क लेकर बैठ जाते हैं लोग, वो एक अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला के नीचे बैठ जाते हैं। तो वैसे ही एक इनकी दुकान हुआ करती थी। और बाकी का टाइम ये घोड़ा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पर जा जाकर अपनी मसालों को मार्केट टू मार्केट बेचा करते थे। वहाँ से इन्होंने आज इतना नाम कमा लिया है कि एवरीबडी नो व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब ये बोलते हैं ना यही है असली इंडिया, तो यही बाबा जी हैं जो अपने इतने बड़े MDH के मालिक भी हैं और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन्होंने कभी भी अपने मसालों के एडवर्टाइजमेंट में किसी फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन को यूज़ नहीं किया। जैसे कैच मसाले वो यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं पता है? वो एक मोटी सी हीरोइन है विद्या बालन, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, गोल्डी मसाले हैं, गोल्डी मसाले यूज़ करते हैं किसको? अब तो सलमान खान कर रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट। और भी ऐसे कई सारे मसाले हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट कोई हीरो या कोई हीरोइन ऐसे वैसे करते रहते हैं। बट MDH अकेला ऐसा है जहां पर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो खुद महाशय धर्मपाल हैं। ठीक है, इनके अलावा एक और एंटरप्रेन्योर जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका फोटो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा सा सेक्युलर होना जरूरी है। ठीक है, वो है रामदेव बाबा, जिन्होंने पतंजलि को स्टार्ट किया। बाद में तुम बोलोगे पंकज सर सिर्फ पतंजलि की बातें करते हैं, तो इसलिए आज धर्मपाल जी का भी फोटो यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये एक एंटरप्रेन्योर है। इनको एंटरप्रेन्योर क्यों बोला जाता है? तो बेटा एक चीज समझ लो, आने वाले जो 4 यूनिट्स हैं ना, वहां पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं, ऐसा समझ लेना कि हम MDH के बारे में ही पढ़ रहे हैं। या तो महाशय धर्मपाल के बारे में पढ़ेंगे या तो रामदेव बाबा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस इंसान हु इज टुडे 80+, हाउ ही बिकेम एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हमको इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। कंटेंट ऑफ यूनिट नंबर 1, सबसे पहले हमें एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है। देन इवोल्यूशन of the concept of entrepreneurs, then characteristics of entrepreneurs, then distinction between entrepreneur and a manager, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। then functions of an entrepreneur, types of entrepreneur, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है ये। अगर आप फाइनल ईयर में हो और इसके बाद में आप अगर बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आप अच्छे से बिजनेस कैसे इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप बिजनेस अच्छे से चला सकते हो, वो सारा का सारा इस सब्जेक्ट में आपको ज्ञान मिल जाएगा। जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास तो पैसा नहीं है भैया, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए धंधा करने के लिए, तो बेटा ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, कहाँ कहाँ से तुम उधार पर कर्जा ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठी है, वो सारी स्कीम, सारे पूरे प्रोसीजर्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद तुम एक फुल फ्लेज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे।
ठीक है। इसमें एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन से उसके रोल्स और फंक्शंस होते हैं जो उसे परफॉर्म करने पड़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस सब्जेक्ट में हमको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योर्स, ये एक और कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा। देन ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे चलता है। उसके बाद रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है भाई और बहनों। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एंटरप्रेन्योर की मीनिंग बता दूं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो इंसान जो एक बिजनेस का आइडिया लेकर आता है, ठीक है, जो एक बिजनेस का आइडिया लेकर आता है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट किया, रातों रात हवा में बस बोल दिया और धंधा चालू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिजनेस में कई सारी चीजें इन्वॉल्व है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे, जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है वही यहां पर एप्लीकेबल होती है। प्रोडक्ट, देन प्राइस, जो बेच रहे हो उसका प्राइस कितना है, देन प्लेस, कहां पर जाकर बेचोगे, एंड द लास्ट इज प्रमोशन। ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के जो डिसीजंस होते हैं ये एक एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर कौन है? इसे हम बिजनेसमैन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम एक इनोवेटर भी बोलते हैं और इसी को हम एक रिटेलर भी बोलते हैं। कभी कभी कुछ मायनों में इसे रिटेलर भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपको बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए भैया? तुमको चाहिए इन्वेस्टमेंट। पैसा कहां से आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो तुमने डिसाइड कर लिया कि बेचोगे क्या, तो तुमने विचार कर लिया भैया हम मसाले बेचेंगे, पर मसाले कब तक घर पर बनाते रहोगे? धंधा कभी तो एक्सपांड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अब इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि मैं अपना धंधा बढ़ा सकूं। बट इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, इसकी सोर्सेस क्या क्या होगी? क्या मेरे खुद के पास पर्सनल लोन या फिर पर्सनल ओन्ड कैपिटल है, या फिर मैं किसी से लोन ले लूं? लोन ले लूं तो कितना ब्याज भरना पड़ेगा? डिसीजन मेकिंग अगेन, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें है रिस्क, ठीक है। जब तक आप रिस्क नहीं ले सकते तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी होती है ये एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप जितना का जितना पैसा लगा रहे हो उतना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई बात पक्की नहीं बोल सकता। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एक इंसान है जो धंधा करने के लिए मार्केट में उतरता है, सारे रिस्क खुद लेता है, सारे इन्वेस्टमेंट खुद लाता है, प्रोडक्ट से, प्राइस से, मार्केट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस खुद लेता है, किसी का सपोर्ट नहीं लेता, ठीक है। ऐसे इंसान के अंदर में स्किल्स होनी चाहिए, अल्टरनेटिव एकदम ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए कि अगर आज मेरा ये माल नहीं बिका, अगर मेरा ये धंधा नहीं चला तो मैं कैसे अपने धंधे को आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है। अब महर्षि धर्मपाल जी ने क्या किया, देखो उनके पास मसाले थे, वही उनको आता था। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन समथिंग शुड प्रोड्यूस दैट थिंग ओनली। जो काम तुमको आता है ना उसी को करो और इतने अच्छे तरीके से करो कि लोग उसकी बड़ाई करने लगे, ठीक है। एमडीएच को देखकर दूसरे मसालों ने अब इंडिया में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इंडिया का नागपुर के आसपास का एक मॉडल बता दूं तो एक नाम है सुरुचि मसाले, मारवाड़ी जी की कंपनी है, अग्रवाल जी की, ठीक है, सुरुचि मसाले। तो ऐसे कई सारे मसाले हैं जो एमडीएच के बाद आए। पहले के समय में किसी ने सोचा ही नहीं था कि मसालों को भी मार्केट किया जा सकता है क्या। बट आज की डेट में घोर कलयुग है, घोर कलयुग में यू आस्क फॉर इट एंड देयर इज अ प्रोडक्ट। तुम जो मांगो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो धर्मपाल जी ने मसाले बेचने का डिसीजन लिया। उसका प्राइस उस समय जब स्टार्ट किया तब तो सस्ते में ही बेचा करते थे और उसकी पैकेजिंग भी बहुत लोअर क्वालिटी की हुआ करती थी। बेच कहाँ रहे थे, तो ही स्टार्टेड एट हट्टी, एक छोटा सा ठेला लगाया समझ लो, और ठेले पर कभी घोड़े गाड़ी पर दुकान दुकान जाकर मार्केट जाकर अपना धंधा करने लगे। बट उनको एडवांटेज क्या मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कौन सा एडवांटेज? फर्स्ट मूवर। ही वॉज द ओनली वन दैट टाइम हु वॉज सेलिंग मसाले, स्पाइसेस, ठीक है। वो अकेले थे इसलिए जल्दी जमने ने उनको समय नहीं लगा, ठीक है। देन प्रमोशन, प्रमोशन में क्या किया? एडवर्टाइजमेंट किया,
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या किया उन्होंने, किसी सेलिब्रिटी को पैसे देकर प्रमोट करने से अच्छा खुद वहां पर उतर गए और बोलने लग गए यही है असली इंडिया। इससे हुआ क्या, एक तो अगर वो विद्या बालन को यहां लेते तो लोग विद्या बालन को याद रखते थे, प्रोडक्ट को याद नहीं रखते थे। और विद्या बालन का क्या है, आज एमडीएच के लिए मार्केटिंग कर रही है, कल हो सकता है कैच मसाले के लिए करे, परसों सुरुचि के लिए करे, तो लोग उस ब्रांड को याद कैसे रखेंगे। जब जब हम इन बाबा जी को देखते हैं, इन बाबा जी को देखकर हमको वो ब्रांड याद आ जाता है। ये कौन सा बाबा जी है, एमडीएच वाले बाबा जी है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, किसको बनाया, अपने आप को बनाया। रामदेव बाबा की एडवर्टाइजमेंट देखो, बहुत कम कोई देखने को मिलेगा, और मिल भी गया तो उसके बाद रामदेव बाबा आकर खड़े हो जाएंगे, ये औषधि है, इसमें आयुर्वेद है, इसमें दवाइयों जैसा मिश्रण नहीं है, ये केमिकल युक्त नहीं है, कोई ना कोई चीज, मतलब देयर व्हाट दैट इज हैपनिंग इज बाबा जी ही खुद उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर पतंजलि के बाद एमडीएच का है, एमडीएच में भी यही जो बाबा जी हैं गुलाटी जी, यही एमडीएच के भी एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब हम इनको देखते हैं तो हमको इनका ब्रांड, इनके स्लोगन, इनकी बोली हुई बातें याद आ जाती है, बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने खर्चा बचा लिया, सेलिब्रिटी का विद्या बालन को नहीं मिलाया और खुद को वहां उतार दिया। तो इससे इजी क्या हुआ, इनको रिकॉग्नाइज करना इजी हो गया, जिससे कि ये ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ एक रिकॉग्नाइज किए जाने वाले इंसान भी बन गए, ठीक है। ही इज द ओनर। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू शुड प्रमोट योरसेल्फ। आप किसी सेलिब्रिटी को लाकर उसको क्यों प्रमोट करते हो, ठीक है। लाइक विद्या बालन एडवर्टाइजमेंट कर रही है, या सन्नी देओल या सलमान खान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपके ब्रांड को आपको याद रखवाना है। लोगों के दिमाग में आपकी शक्ल आए तो आपका ब्रांड याद आ जाना चाहिए। जैसे बाबा जी को देखकर आपको इनका ब्रांड याद आ जाता है, वैसे ही सलमान खान को देखकर तो क्या क्या याद आ जाएगा। सलमान खान को देखकर ऐश्वर्या राय याद आ जाएगी, काला हिरन याद आ जाएगा, फुटपाथ पर गाड़ी चलाने वाले याद आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें याद आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमको याद क्या रखना है, ये जो इंसान है ये कौन से ब्रांड के साथ में एसोसिएट है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब इसकी डेफिनेशन और मीनिंग्स को देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ये एक ऐसा इंसान है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। और देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी करेगा, बट ये है कि बिजनेस, आपके बिजनेस में कुछ तो भी यूनिक होना चाहिए, कुछ तो भी डिफरेंट होना चाहिए लोगों से हटकर, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। सब वही बेच रहे और तुम भी वही बेच रहे तो यू आर नो वन, देयर इज नो यूनिकनेस इन योर प्रोडक्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू गिव समथिंग यूनिक इन योर प्रोडक्ट, then there should be a quality, there should be a price, there should be a type of marketing, there should be some schemes of selling। ये सारी चीजें आपको अपने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट रखनी जरूरी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल हु हैज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एक इंसान जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सके और मैनेज कर सके, बिजनेस आइडिया और न्यू एंटरप्राइज, ठीक है। अब एमडीएच के बाबा जी ने जो पहले दुकान लगाई थी ना, वो दुकान को कहा जाता है एंटरप्राइज, ठीक है। और एमडीएच वाले जो बाबा जी हैं उनको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर। तो काट पीट के बोला जाए, एक ऐसा इंसान जो बिजनेस लाता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, आइडिया को जनरेट करता है, रेवेन्यू इन्वेस्ट करता है, सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेता है और आखिरी में इन्वेस्टमेंट कर कर उसके ऊपर पैसे कमाता है, ठीक है। कंसीडरिंग, एक और चीज जो लिखी है, कंसीडरिंग द इनबिल्ट रिस्क। आप कोई भी धंधा करो ना, आप पैन ठेला खोलो, आप सब्जी बेचो, सस्ते से सस्ता या महंगे से महंगा धंधा करो, बिजनेस है तो रिस्क होगा। बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क है, ठीक है। और जितना बड़ा तुम रिस्क लोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी इनकम हो सकती है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तुम दूध पीते बच्चे नहीं रहेगा कि मैं समझाऊं कि भैया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यू आर इन 5th सेम, ठीक है। उसमें इनबिल्ट रिस्क भी है और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या, जैसे आपने किसी और के प्रोडक्ट को कॉपी मारना शुरू कर दिया तो वो तो आपके ऊपर क्लेम करेगा, आपके ऊपर मानहानि ठोकेगा, कॉपिंग के राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सारे के सारे चीजें आपके ऊपर ठोक देगा। इसलिए आपके प्रोडक्ट में और दूसरों के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। और नहीं भी रहा तो मार्केट में आप एंटर कर रहे हो ना, तो कुछ यूनिक मार्केटिंग टेक्निक लेकर उतरो,
ठीक है। अब जियो का सिम मार्केट में आया, ठीक है, अंबानी जी भी एक एंटरप्रेन्योर है। जियो का सिम मार्केट में नॉर्मल तरीके से आता तो कोई उसको लेता था क्या? जैसे बाकी के सिम है वैसे जियो का सिम है, बराबर है। बट उन्होंने एक यूनिकनेस लाया। क्या लाया? भैया मैं फ्री में दे रहा हूँ, 4G दे रहा हूँ, फुक्कट में दे रहा हूँ, बराबर। 6 महीने तुमको वो जियो का सिम चला चला कर 4G में तुमको एकदम एडिक्टेड आदत बना दी तुम्हारी 4G की, और उसके बाद में क्या बोला? अब तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब तुमको पड़ गई 4G की आदत बेटा। पहले तुम बफर होता था वीडियो तो तुम वेट करते थे, हाँ भाई 3G है, बफर करेगा ही करेगा। पर अब तुमको बफरिंग वाला टाइम पसंद नहीं है कि थोड़ा सा वीडियो चले, 2 शब्द बोले गाने के, फिर रुक जाए, फिर रुके, फिर चले, फिर रुके, फिर अब अपने को हो गया स्मार्ट काम, ठीक है। एकदम सीधा सीधा वीडियो चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? 4G। नाउ यू हैव बिकम एडिक्टेड टू दैट 4G इंटरनेट, ठीक है, एंड नाउ यू आर रेडी टू पे दैट अमाउंट ऑफ 4G। पहले के समय ऐसा करने के लिए लोग रेडी नहीं थे, बट आज स्कीम्स आ गई, यू आर रेडी टू पे, ठीक है। प्रीवियसली वी स्टार्टेड विथ 199, देन 399, टुडे वी हैव टू पे 600 रुपीज फॉर 3 months, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देखो, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एक नॉर्मल तरीके से मार्केट में अगर रिलायंस जियो उतरता तो उसको कस्टमर नहीं मिलते थे, और मिलते भी तो इतने सारे नहीं मिलते थे, ठीक है। चलिए, they also act as leaders, assuming their responsibility towards the success and failure of the enterprise, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझो बेटा। कुछ लोग होते हैं जो धंधा शुरू तो कर देते हैं, पर धंधा शुरू करने के बाद में उसको किसी और को चलाने के लिए दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था, उसने ओला में ड्राइविंग करना शुरू किया। ही बिकेम अ ड्राइवर इन ओला, ठीक है। उसके पास एक कार थी, ओला में उसने अपनी गाड़ी लगा दिया और एज अ टैक्सी वो अपनी गाड़ी को चलाने लग गया। बहुत अच्छी मेहनत किया, बहुत पैसा कमाया, तो उसने एक कार खरीद लिया और, ठीक है। एक कार और जब खरीद लिया तो 2 कार तो नहीं चला सकता, इसके लिए उसने रख लिया ड्राइवर, ठीक है। अब ये खुद एक कार चलाने लग गया और इसका ड्राइवर एक कार चलाने लग गया। ये महीने का कमा लेता था 50,000 रुपीज, ठीक है, और ये महीने का कमाता था 30,000 रुपीज, जिसमें से -10,000 इसकी पगार हुआ करती थी। बचा कितना? 20,000, ठीक है। दिस वॉज द प्रॉफिट जनरेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। सारे खर्चे निपटाने के बाद में 30,000 जो था वो उसका प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 10,000 ये माइनस किया किसके लिए? सैलरी ऑफ ड्राइवर, देन दिस 20,000 वाज नेट। अब हो क्या रहा है? एक गाड़ी पर वो 50,000 बचा रहा है, एक गाड़ी पर 20,000 बचा रहा है। दोनों पे 50 क्यों नहीं बच रहे? यही तो क्वेश्चन है, दोनों पर 50 क्यों नहीं बच रहे? जब तक आप अपना पर्सनल अटेंशन देकर, सुपरविजन देकर अपने काम पर ध्यान नहीं देते और आप लोगों के भरोसे अगर काम को छोड़ देते हो, तो समझ लो दूसरा तुम्हारे काम की वाट लगा देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा फायदा हो या नुकसान हो, उसको ये लगता है कि मेरे 10,000 रुपये बनने चाहिए। मालक को फायदा होता हो या ना होता हो, इससे ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर बनता है ना, उसको सारे डिसीजंस इससे रिलेटेड भी लेने पड़ते हैं कि मैं जिनको अपने साथ में काम करने लगा रहा हूं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट इनफ हो, वो ईमानदारी से अपना काम करे, ठीक है। और आपका नौकर आपसे कितना भी अच्छा काम कर ले, कभी भी उसको अकेला मत छोड़ो, धंधा पूरा उसके हवाले मत करो, नहीं तो वो आपको भी नौकर समझने लगेगा और खुद मालिक बनकर बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना है, डिसीजंस लेना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है कि धंधा अगर बिगड़ गया तो क्या। आज ये ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दिया तो इसकी भरपाई ड्राइवर थोड़ी ना करने वाला है, उसके मालक को भरना पड़ेगा, बराबर है। ये ड्राइवर ने अगर कुछ भी कम ज़्यादा कस्टमर के साथ में कर दिया तो इसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, ड्राइवर तो दूसरे की गाड़ी चलाने चला जाएगा, बराबर है। आगे बढ़िए। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु डिस्कवर्स इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। आपका आइडिया जो होना चाहिए ना बिजनेस से रिलेटेड, वो इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ तो भी नया लेकर आओ, रामदेव बाबा जैसे, ठीक है।
रामदेव बाबा वैसे तो कुछ नया नहीं लाए थे प्रोडक्ट में, बट उनका जो मार्केटिंग करने का तरीका था वो नया था, इसलिए वो पतंजलि चल गया। क्या पतंजलि के पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं थे क्या मार्केट में? हर्बल प्रोडक्ट नहीं थे क्या? डाबर था, वीको था, बैद्यनाथ था, और भी कई सारी कंपनीज थी जो आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स को मार्केट, हिमालय नाम की एक कंपनी हर्बल प्रोडक्ट बेचती है। ऐसी कई सारी कंपनीज थी जो हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रही थी। बस पतंजलि ने आकर क्या किया? पतंजलि ने आकर दो ही चीजें, एक तो रामदेव बाबा हिंदू 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 भगवा, ठीक है, वो झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा उन्होंने प्राइस सेंसिटिव मार्केट को टैप किया। Everybody who is working in India and having a business in India, they should very well know that India is a price sensitive market. यहाँ पर प्राइस के साथ में थोड़ा भी छेड़छाड़ होता है ना, तो एकदम से उस प्रोडक्ट की डिमांड या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्राइस सेंसिटिव मार्केट। उसके बाद इनोवेटिव आइडिया एडवांसेस देम इनटू प्रोडक्ट। आइडिया तो लेकर आ गए तो उसके प्रोडक्ट बनाओ एंड सर्विसेज एंड फॉलो इट्स फीट परसिस्टेंटली विदाउट अनटायरिंग स्पिरिट। एक बार जो तुमने रास्ता देख लिया उसके पीछे चलते ही रहो, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, देखो कोई भी धंधा शुरू करो तो आपको वो धंधा चलाना कम से कम 1 ईयर, 1 साल तक वो धंधा चलने वाला नहीं है। 1 साल तक आपको बैठना है और उस धंधे को पालना है, ठीक है। बच्चा पैदा होता है और पैदा होते से ही दौड़ने नहीं लगता, ठीक है, उसको भी पालना पड़ता है, खड़े होना सिखाना पड़ता है, फिर चलना सिखाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम। तो वैसे ही बिजनेस है, बिजनेस को भी पहले पालो, पालने के बाद में उसको थोड़ा चलेगा, फिर चलने के बाद धीरे धीरे दौड़ेगा। तुम ऐसे नहीं आज दुकान लगाए और दूसरे दिन तुम्हारे घर के सामने, दुकान के सामने एकदम लाइन लगी है 100-300 लोगों की कि आओ भाई ये प्रोडक्ट देगा, ऐसा नहीं होता राजा, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो अगर आपके अंदर 1 साल तक रिस्क झेलने की एबिलिटी है तभी वो धंधा चलेगा। और तुम अगर 6 महीने में धंधा बंद कर दे रहे हो, भैया नहीं चला, तो फिर तुम धंधा करने के लायक नहीं हो, ठीक है। यू नीड टू गिव टाइम एंड देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन योर बिजनेस। अनटायरिंग स्पिरिट का मतलब क्या होता है? बिना थके जब जो बोले तब वो काम करे, ठीक है। आप रात को 12 बजे फोन कर क्वेश्चन का आंसर पूछते हो, हम बताते हैं क्यों। वी आर वेरी मच पैशनेट अबाउट अवर बिजनेस, वी आर वेरी मच पैशनेट अबाउट अवर टीचिंग। दिस इज द स्पिरिट विच टेक्स अस अबाउ, ठीक है। जो हमको लोगों से अलग बनाती है, बेहतर बनाती है, वो हमारी स्पिरिट है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके अंदर बिजनेस करने के लिए एक अनटायरिंग स्पिरिट होना चाहिए कि ये होगा। सेकेंड थिंग इज पॉजिटिविटी। यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। चलेगा, ठीक है। आपको यही सोचना है, चल आज नहीं चलाना कल चलेगा। आज 10 का धंधा हुआ ना, बस दिमाग में रखो कि 20 का धंधा होगा। बिजनेस में रिस्क है और यहाँ पर जो इनकम है ना ये फ्लक्चुएट होती है। किसी दिन तो तुम बहुत ज़्यादा कमा लोगे, किसी दिन तुम बहुत कम कमाओगे, किसी दिन तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ होगी कि लोगों को वापस भेजना पड़ेगा, किसी दिन तुम खाली बैठे रहोगे। कभी अच्छा धंधा कर लोगे, माल ज़्यादा बिक जाएगा, किसी दिन माल को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो दीज आर द ट्रेंड्स इन बिजनेस। उतार चढ़ाव बिजनेस में आता रहता है, तुम्हारा हर दिन एक बराबर रहेगा ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है और ये उतार चढ़ाव को फेस करने के लिए आपको उतनी मेंटेलिटी, उतनी स्पिरिट, उतनी स्किल्स होनी चाहिए। समझ में आया बेटा? तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। अब आगे बढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कैसे होता है। अगर एंटरप्रेन्योर को सक्सेस चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखो, एन एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपके कस्टमर को क्या चाहिए इसे आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कब खुश रहेगी? कब खुश रहेगी? वैलेंटाइन डे के दिन उसको आप रोज देते हो, उससे खुश नहीं होंगी वो, जब वो कुछ नहीं बोल रही और आप समझ ले रहे हैं, ठीक है। जब उसकी डिमांड वो मुंह से बोल नहीं रही, बट देन ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू आस्क फॉर, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल हैव मच इम्पैक्ट ऑन हर, ठीक है। अगर आप कस्टमर से पूछोगे भैया तेरे को क्या होना, तो उसको बुरा लगेगा। आप उससे बिना पूछे उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दो, ऑफर कर दो जो उसे चाहिए, तो वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर, अब देखो तुमको अदरक नहीं चाहिए, मैं तुमको अदरक ही अदरक बेचूंगा तो तुम लोगे क्या? नहीं, बराबर। तुमको लहसुन चाहिए, मैं अदरक बेचूंगा तो फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ने वाला, ठीक है।
बट अगर तुमको कोई चीज़ चाहिए, मान लो तुमको लहसुन चाहिए और लहसुन तुमको मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है, मैं 10 रुपये का 1 किलो बेच रहा हूँ, आता नहीं है बता रहा हूँ, 10 रुपये का 1 किलो बेच रहा हूँ, तो तुमको थोड़ा इंटरेस्ट तो जागेगा ना। चलो नहीं खरीदोगे, एक बार देख कर तो आओगे, बराबर। हो सकता है देखने में उतना बुरा ना हो वो लहसुन, है ना। तो इसलिए मार्केट में अपने प्राइस को कम रखो, ठीक है। भले कोई ले या ना ले, कम से कम एक बार देखने के लिए तो आएगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब मान लो तुमसे उर्वशी रौतेला शादी करे ना करे, अगर तुमको देखने भी आ गई तो कितनी बड़ी बात होगी, अरे उर्वशी रौतेला मेरे को देखने आई थी, बात तो होगी। तो अपने आप को ऐसा रखो, अपने प्रोडक्ट को ऐसा रखो कि भले वो बड़े लोगों को ना बेचने में आए, बट कम से कम लोग उसको जाने तो सही, ठीक है। टुडे आई कैन नॉट अफोर्ड मर्सिडीज, मैं ऑडी की कार, मर्सिडीज की कार खरीद नहीं सकता, बट कम से कम मैंने उसको देखा है, मैं कहीं पर उसके लोगों को देखता हूं तो रिकॉग्नाइज कर लेता हूं कि अरे ये तो ऑडी है, अरे ये तो मित्सुबिशी है, ये तो मर्सिडीज है, बराबर है। तो कम से कम इतना बनाओ अपने प्रोडक्ट को, ऐसा बनाओ कि लोग उसको देखकर रिकॉग्नाइज तो भी कर ले, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, एंड द एम्बिशन टू सेट अप एन एंटरप्राइज फॉर फुलफिलिंग दीज नीड्स through producing and marketing new products and services by bringing together the available land, wealth and labor। अब देखो ये इतने से में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है। सबसे पहले भैया किसको माल बेचोगे, कस्टमर को, तो कस्टमर की नीड क्या है वो तो पता कर लो, बराबर। कस्टमर को जो चीज चाहिए उस चीज को पता कर लो, जब वो चीज तुम्हें पता चल गई तो फिर एक प्रोड्यूस करने वाली मशीन ले आओ, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करो। प्रोडक्शन करने के बाद बेचोगे कहाँ, घर घर जाकर बेचोगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा, लोग लात मार कर भगा देंगे, चलो आगे बढ़ो कल आना, शांता कांता प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट कभी भी घर घर जाकर नहीं बेचा जाता, ठीक है। प्रोडक्शन करो, उसके बाद उसको बेचने के लिए एक दुकान लगाओ, उस दुकान को कहा जाता है एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज लगा लो। अब दुकान में तो लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी चेक करना है कि मैंने कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्शन में ही आपको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी लेकर चलना है। लाइक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, जो हम ऑपरेशंस में पढ़ रहे हैं, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, उसके बाद मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं। ये सारे डिसीजंस इन्वेंट्री से रिलेटेड भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप पर्सन वर्क्स, ऐसे ही काम करता है एंटरप्रेन्योर। उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे मेजर और माइनर डिसीजंस लेने होते हैं, और सबकी नीड पता कर जब आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देते हो और कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, मतलब आपका जो एंटरप्राइज है ना वो सक्सेसफुल हो गया। तो बेटा होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाउ लुक एट द डेफिनेशंस, छोटी छोटी 3 डेफिनेशंस है, इनको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कैटलियन, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बाय factor service at certain prices with a view to selling its production at uncertain prices। देखो क्या क्या बोला, who buy factors, अभी आपको ऊपर बताया ये फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, लेबर, मशीन, मटेरियल। क्या लिखा है, इन फैक्टर्स को एंटरप्रेन्योर खरीद लेता है, बराबर। रॉ मटेरियल को ले आया, मशीन खरीद कर ले आया और लेबर को पगार पर रख लिया, इन तीनों को रख लिया। अब ये लोग जो चीज प्रोड्यूस करेंगे, मान लो लेबर लेता 10 रुपए, मशीन लेती 10 रुपए, रॉ मटेरियल का 10 रुपया, टोटल खर्चा कितना आया प्रोडक्ट को बनाने में, 30 रुपए आया, और बेचेंगे कितने में, 50 रुपए में बेचेंगे, मतलब जो 20 रुपीज है ना वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को हु बाय फैक्टर्स सर्विस एट सर्टेन प्राइस, मतलब खरीदा कितने में, 30 रुपए में, विथ अ व्यू ऑफ सेलिंग इट्स प्रोडक्शन, जो चीज वो प्रोड्यूस करेंगे उसको एक अनसर्टेन प्राइस में बेचेगा, मतलब 30 में उनको खरीदा, 30 में फैक्टर्स का खर्चा निकल गया, बाकी का जो ऊपर का 20 रुपया है वो किसका है, एंटरप्रेन्योर का है, ठीक है। देन सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
Entrepreneurs are those people who have the ability to see and evaluate business opportunities together with the necessary resources to take advantage of them and to initiate appropriate action to ensure success। अब देखो, आप बिजनेस में कब एंटर होते हो ना, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। लाइक पतंजलि आ गया, पतंजलि ने अपना आटा नूडल मार्केट में कब उतारा पता है? जब मैगी नाम की एक प्रोडक्ट मार्केट में खराब, जब इसका नाम खराब होने लगा, तब पतंजलि ने अपना आटा नूडल मार्केट में उतारा। क्योंकि जो लोग मैगी खाते थे ना, नेस्ले की मैगी तो मैगी है, मैगी खाना लोग छोड़ नहीं सकते, बराबर। अब जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो मेरे को तो मैगी ही मेरा सहारा है, दिन हो या रात हो, मैगी मैगी मैगी, ठीक है। और 2 मिनट में तैयार होने वाली एक ही चीज़ है दुनिया में, बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो मैगी है। अब हो क्या रहा है, पतंजलि कब उतरा मार्केट में? जब मैगी लोगों ने खाना बंद कर दिया और बोल दिया मैगी में लेड है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड बॉडी। तब बाबा जी आए और बोले मेरा आटा नूडल लो ना, इसमें मैदा भी नहीं है, मिलावट भी नहीं है, कोई लेड नहीं है और बनता भी बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों ने मैगी को छोड़ दिया था, उन्होंने एक बार तो आटा नूडल ट्राई किया ही होगा, और आजकल सबके घर में आ रहा है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो रामदेव बाबा ने देख लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। An entrepreneur is someone who exercises some control over the means of production and produces more than what he can consume in order to sell or exchange it for financial or household income, ठीक है। MDH वाले उतना बनाते हैं जितने की मान लो वो 1000 पैकेट बनाते हैं गरम मसाला के, और उनको ज़रूरत खुद की, मतलब हाउस होल्ड की ज़रूरत कितनी, उनकी 1 आध पैकेट ले जाते होंगे, बाकी के 999 जो है ना, ये सारे के सारे बेचने के लिए। ये लिखा है ना टू सेल, इसका मतलब टू एक्सचेंज, इसको पैसे के बदले एक्सचेंज कर लिया जाता है। आप इसको कंज्यूमर को दे दो, कंज्यूमर इसको ले लेगा और आपको क्या दे देगा? पैसा दे देगा, ठीक है। तो काट पीट के एंटरप्रेन्योर की मीनिंग आप लोगों को समझ गई होगी, आई होप। ये डेफिनेशंस को आप एक बार और पढ़िएगा, ये आपके नोट्स में जो हम देंगे उसमें भी आपको मिलेगी। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है भाई और बहनों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।